गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। पेट का दूसरा प्रैक्टिस सेट है ये, और 30 क्वेश्चन आज हल करेंगे इसमें। उसके बाद 20 क्वेश्चन अलग से दूसरे सेट पे हल करेंगे, और आपको इस 30 क्वेश्चन में 70% के ऊपर सही करना है। मतलब 30 का अगर आप 70% निकालेंगे तो लगभग आएगा 21 क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको कम से कम 21 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सही करना है। चलिए फिर टेस्ट शुरू करते हैं, और ध्यान से टेस्ट लगाइए, देखिए कितना नंबर आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921, 1920, 1922, 1911। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर पहला सही है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। आप पढ़े होंगे, बहुत रेयर फैक्ट, मतलब बहुत जनरल फैक्ट है, कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है। किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महावीर स्वामी, चैतन्य प्रभु महाप्रभु, गौतम बुद्ध, कृष्ण। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है। जिसके बुद्धि से पूरा एशिया प्रकाशित हुआ, जिसके धर्म को मानता है पूरा, लगभग एशिया में बहुत सारे देश मानते हैं, वो है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। आप इसको, नेपाल का तराई क्षेत्र था लुम्बिनी, वहाँ पर हुआ था। उसके बाद वो भारत में चले आए और यहीं पर धर्म का प्रचार कर रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1527, 1528, 1529। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, आप पढ़े होंगे इसको। 1528 में 1500, अब क्रम से याद कर लीजिए। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध। तो यहाँ पर आंसर आपका क्लियर हो गया। आंसर दूसरा सही था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने लड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। मोपला विद्रोह किस राज्य में से संबंधित है? मतलब किस राज्य में हुआ था मुख्यतः मोपला विद्रोह? बिहार, केरल, गुजरात, पंजाब। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है। केरल में मोपला विद्रोह केरल में भड़का था, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन दूसरा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने की थी? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त वंश का था, इसने ही महाधिराज की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। जो कि श्रीगुप्त थे, ये गुप्त वंश के संस्थापक थे, आप पढ़े होंगे। तो ऑप्शन दूसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस तरीके से हम आपको टेस्ट हल करा रहे हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन पेट में आएगा। पहले इतिहास का रहेगा, प्राचीन इतिहास जो समझ लीजिए, और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगला 5 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, ध्यान से हल करिए, गलत ना हो। आपको 22 से 25 क्वेश्चन हल सही करने हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक वंदे मातरम बना था? मतलब कौन सा आंदोलन था जिसमें लोग वंदे मातरम अपना शीर्षक बनाए थे, उसी से जयकारा लगाते थे? तो ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा असहयोग आंदोलन। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, स्वदेशी आंदोलन। जब भारत का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन जब हुआ था, भारत और बंगाल को अलग किया गया था कर्जन के समय में, तो उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, और उसी आंदोलन के दौरान ये वंदे मातरम शीर्षक लिया गया था। और उसी समय राखी दिवस भी मनाए थे, आप इसको याद रखिएगा, कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राखी दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के समय में। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? बंगाल विभाजन के समय में, क्योंकि लोग अपने देश की वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो ऑप्शन पहला सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1909 में, 1912, 1915, 1923। थोड़ा सा टफ हो सकता है क्वेश्चन, फिर भी कोशिश करें कि आप 25 के ऊपर ही सही करें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, 1912 में, जिस समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द करके क्या किए थे? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाए थे, आप पढ़े होंगे 1912 में। उसी समय बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन दूसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कर्जन, डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग।
चलिए आंसर बताते हैं। अभी जाने अनजाने में हमने आपको आंसर बता ही दिया था, थोड़ा सा पीछे आप जगह ध्यान दिए होंगे तो हमने बताया था बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, जिसे 1911-12 में रद्द करके राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाए थे, उसी समय बंगाल से बिहार को अलग भी किए थे, अभी पीछे पढ़ लिए थे। तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1909, 1913, 1919। चलिए आंसर बताते हैं। 1913 में हुआ था, और 1913 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, आप पढ़े होंगे। हरदयाल इसके अध्यक्ष थे, और सोहन सिंह भकना जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे इस पार्टी के। तो गदर पार्टी के बारे में जानते रहिएगा। 1913 में स्थापना हुआ, सन ही बहुत इसका पूछता है, या फिर इसके संस्थापकों में कौन था, तो इसको भी नाम याद रखिएगा, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल। तो ऑप्शन तीसरा सही है, मतलब सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है, काफ़ी मशहूर क्वेश्चन ही आपको पेपर में मिलेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगले 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहेंगे। एक बात मैं बताना भूल गया, आपको बता दे रहा हूँ कि इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, एक जियोग्राफी का प्लेलिस्ट मिलेगा, एक संविधान का प्लेलिस्ट मिलेगा, और एक साइंस का प्लेलिस्ट मिलेगा। साइंस में बायोलॉजी का अलग मिलेगा, फिजिक्स का अलग मिलेगा, केमिस्ट्री का अलग मिलेगा। एक बार इन प्लेलिस्ट पे जो वीडियोज़ पड़े हुए हैं उनको आप देख लेंगे, उनको वो खासकर जियोग्राफी वाला और सभी और भी जो हैं सबको चित्र के साथ दिखा के समझाया गया है। एक बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन पेट में आएंगे, मेरा दावा है ढेर सारा क्वेश्चन वहीं से आपको मिल जाएंगे, और अगर चित्र से देख लेंगे दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको पेपर में गलती नहीं होगी। तो एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा और एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, खासकर जियोग्राफी के, क्योंकि जियोग्राफी में जो नदियाँ, नहरें और पर्वतों से क्वेश्चन आते हैं उनका पूरा चित्र बनाकर डिजिटल तरीके से उसमें दिखाया गया है, तो गड़बड़ी नहीं होगी। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं इधर से। क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है, कर्नाटक में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन हो तो उसको जरूर याद रखा करें। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है, सॉरी चौथा सही है, देहरादून। जो डी दिया है ऑप्शन यही सही है, देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? हिमालय कई भागों में बटा हुआ है, आप भूगोल में जाकर हिमालय के बारे में पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको, अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, नेपाल हिमालय स्थित है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके समझ आधारित है। अगर आप देशांतरों को अच्छे से समझे होंगे तभी आप सही कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे सही हुआ था कि नहीं हुआ था। थोड़ा मैं इसको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, पहले आप आंसर लगाइए। क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर। सोचें, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि आपका सही हुआ था कि नहीं। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है, विषुवत रेखा पर। इसको समझ लीजिए, दरअसल जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो बीचों बीच जाती है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, मतलब विषुवत रेखा। विषुवत रेखा बीचों बीच से जाती है, और ये कौन सी रेखा है? इसे अक्षांश बोलते हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और जो पृथ्वी पर ऊपर से उत्तर से दक्षिण खींचे जाती हैं, ये इसको बोला जाता है देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाएं एक बीच से जाती है, एक उसके बगल से ऐसे जाती है, फिर उसके बगल से ऐसे 180 देशांतर रेखाएं इस तरफ से होती हैं, 180 देशांतर रेखाएं इस तरफ से होती हैं। तो एक चीज़ तो आप देखते हो कि यहाँ से जब शुरू होती है एकदम नज़दीक से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे बीच में आती है, बीच में इसकी दूरी बढ़ती जाती है, फिर इस किनारे आने पर इसकी दूरी घटती जाती है। फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ, ये एक बीच वाली रेखा हो गई। उसके बाद जो हम देशांतर रेखाएं खींचते हैं तो ऐसे आती हैं, मतलब क्या है कि यहाँ से अगर दूसरी खींचेंगे तो ये भी ऐसे आएगी, मतलब यहाँ से नज़दीक होती है, जहाँ शुरू होती है जहाँ ख़त्म होती है पास पास होती हैं, लेकिन बीच में इनके बीच में दूरी कुछ ज़्यादा होती है। और ये जो सबसे ज़्यादा दूरी होगी वो कहाँ होगी? भूमध्य रेखा के सीध में होगी। तो यही पूछा गया है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी?
तो ये होगी विषुवत रेखा पर। इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। थोड़ा इसको और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा है और ये देशांतर रेखा है। अभी अगर ये भूमध्य है तो जो 1 डिग्री जाएगी देशांतर, ये इसके जस्ट बगल से, अगर ये 0 अंश बोला जाता है, इसके जस्ट बगल से ऐसे ही जाएगी। तो अब मैंने सीधा दिखा दिया, दरअसल वास्तव में बनता ऐसे है, ऐसे बनता है। सिंपल सी बात, आपको दिख रहा होगा कि किनारे किनारे ये पास पास होंगे और बीच में सबसे ज़्यादा दूर होंगे। तो यही पूछा है सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होगी, तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, तो ये होगी 0 अंश पर, मतलब विषुवत रेखा। 0 अंश मतलब इसको बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है आज के। भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921, 1951, 1872, 1991। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर दूसरा सही है, 1951। मैं इसको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा, क्योंकि 1921 आप लगाए होंगे, मुझे जहाँ तक पता रहे। दरअसल बात ये है, 1951 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। दरअसल हुआ ये कि 1911 से 1921 के बीच में हमारे देश की जनसंख्या घट गई, बढ़ने के बजाय घट गई। जनसंख्या 10 साल में घट गई। 10 साल में जनसंख्या बहुत बढ़नी चाहिए लेकिन घट गई, इसलिए 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। लघु विभाजक वर्ष इसलिए कहा जाता है 1951 को, क्योंकि 1921 से 1931 के दौरान जनसंख्या बढ़ी, मान लो 20% बढ़ी हो। उसके बाद 21 से 31 के बीच में 20% बढ़ी। 31 से 41, 10 साल पे 31 से 41 के बीच मान लो 30% बढ़ी। 41 से 51 के बीच में जो जनसंख्या बढ़ी, मान लो 35% बढ़ी। लेकिन 51 से जो 61 के बीच में जो अगला 10 वर्ष आया, इस दौरान जनसंख्या जिस हिसाब देखो 20% बढ़ी, 30% बढ़ी, 35% बढ़ी, तो अगली बार या तो 35 बढ़ती या तो 40 बढ़ जाती। इस हिसाब से नहीं बढ़ी, केवल 10% बढ़ी। तो इसका मतलब जिस हिसाब से जनसंख्या आगे बढ़ रही थी वो घट गई। मतलब हालांकि जनसंख्या तो बढ़ी लेकिन प्रतिशत बढ़ने की जो दर थी वो घट गई, इसलिए इसको लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। महाविभाजक वर्ष 1921 है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए, अगर ये कैसे क्वेश्चन पूछा, लघु विभाजक पूछा तो 1951 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन इकोनॉमी के भी होंगे, अर्थशास्त्र के भी होंगे, आप जानते हो पेपर में ऐसे ही मिलेगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, कौन सा दर है? विनिमय दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, प्राथमिक उधार दर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, बी सही है। ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को, जैसे SBI हुआ, देना बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ये सब जो बैंक हैं इनको रिजर्व बैंक कर्ज देता है। अगर उनके पास पैसे कम होते हैं तो उनको कर्ज देता है। तो जिस रेट पे देता है, जिस दर पे देता है, वो दर होता है रेपो। वह रेट रेपो रेट, फिर उस दर को रेपो दर बोलते हैं। लेकिन कभी कभी रिजर्व RBI के पास भी पैसे कम हो जाते हैं तो क्या करता है, अन्य बैंकों से पैसे लेता भी है। तो वह जिस रेट पे लेता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसको आप याद रखिएगा। दोनों यहाँ पर आंसर दिया था तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है ये भी। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया, पिछली वीडियो हमने इस टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। अगर वो याद होगा तो ये गड़बड़ नहीं होगा आपसे। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। सोचिए कौन सा होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में कृषि से संबंधित बातें, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग, आप जानते हो, कंपनियां, और सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में आता है। जैसे आपने कोई सेवा दिया है, मतलब किसी का सॉफ्टवेयर वाला काम कर दिया है, कहीं पर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर जो सेवाएं दे रहे हो, जैसे आप टीवी, दूरदर्शन अपना सेवाएं देता है, तो ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन तीसरा सही है। सेवा क्षेत्र का मतलब जिसे आप टच नहीं कर सकते लेकिन महसूस होता है कुछ काम हुआ। जैसे आप पढ़ने जाते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, टीचर एक सेवा दे रहा है, आप क्या पता नहीं चलता ना कि आप कितना पढ़े हो, आप उसे टच नहीं कर सकते हो, तो वो सेवा क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्वेश्चन अच्छा है, अर्थशास्त्र का है। योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। मतलब कितनी कैलोरी ऊर्जा ना मिले कि वो गरीब माने जाएंगे। 2100 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2400 कैलोरी और 2600 कैलोरी। सोचे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर ए सही है। 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए है, 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए। मतलब कि अगर कहीं पर
2100 कैलोरी अगर भोजन 2100 कैलोरी ऊर्जा अगर किसी को नहीं मिल रही है तो वो गरीबी रेखा में आएगा। मतलब 2100 कैलोरी से अगर नीचे मिल रही है भोजन, उसे उतनी ऊर्जा उसे नहीं मिल पा रही तो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। कहाँ पर? शहरों में। और गांव वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप जानते हो। अगर उनको उतना भोजन 2400 कैलोरी नहीं मिल रहा है तो वो भी गरीबी रेखा में आएंगे। तो ऑप्शन सी गांव के लिए है और ऑप्शन ए शहर के लिए। यहाँ शहर का पूछा था, यहाँ देखो आप शहरी क्षेत्र का पूछा है तो 2100 होगा। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों की सहायता करना, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, अनुसूचित जातियों के रहन सहन को सुधारना, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना। अर्थशास्त्र में ज़्यादातर योजनाओं से ही क्वेश्चन आते हैं, योजनाएं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, गरीब परिवारों की सहायता करना, अंत्योदय योजना है। आप पढ़े होंगे अंत्योदय कार्ड भी बनता है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे के 5 क्वेश्चन संविधान से होंगे, संविधान भी आप अच्छे से पढ़े होंगे, संविधान या लोक प्रशासन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको भी। सरल क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, काफी सरल क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे ध्यान से। भारतीय संविधान की ग्रामीण अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज संबंध से, दल बदल कानून से। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की भारत में संवैधानिक शुरुआत हुई। हालांकि पंचायत की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, 1959 से हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत की शुरुआत की थी। लेकिन जो संवैधानिक दर्जा मिला वो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा मिला। तो उसी समय ग्रामीण अनुसूची भी जोड़ दी गई जो कि पंचायती राज से ही संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आप पढ़े होंगे। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 153, 40, 155, 156। सोचे। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, 155 के द्वारा, अनुच्छेद 155 के द्वारा किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? 19-20, 14-15, 21-22, 20-21। सोचिए कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी आप रद्द नहीं कर सकते। इसे आप विधिवत पढ़े होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। क्वेश्चन है मार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? 1905, 1909, 1911, 1920। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, 1909 के अधिनियम के द्वारा मार्लियामेंटो सुधार लाया गया था। इसी के तहत ये लोग पृथक निर्वाचन भी लाए थे। मतलब हिंदुओं के बीच से हिंदू लड़ेंगे और वोटिंग हिंदू करेंगे, मुसलमानों के बीच से मुसलमान लड़ेंगे, वोटिंग मुसलमान करेंगे। ये जो पृथक निर्वाचन लाए थे, यहीं से फूट डालो राज करो की नीति इनकी शुरू हुई और यहीं से भारत पाकिस्तान विभाजन की एक नींव भी यहीं से दिखाई देती है। तो ऑप्शन दूसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 15 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 28 जनवरी 1950। सोचे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर चौथा सही है, ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है। 28 जनवरी 1950 को हमारे सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। इसको आप याद रखिएगा। ये 5-5 के टॉपिक में अंतिम रूप से जो सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन आएगा वो सामान्य विज्ञान से आएगा। 5 क्वेश्चन आएगा और ये 30 आपके कंप्लीट होंगे। आज 30 क्वेश्चन ही हल कराएंगे। आप बताइएगा कि आपका 30 में कितना सही हुआ है। चलिए फिर अगला, अब जो क्वेश्चन आएंगे 5 वो विज्ञान के होंगे। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? मार्क ओरोसोन, ओलास रोमर, एडिसन हम्बल, टाइको ब्रोह। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, रोमर ने नापा था। आप पढ़े होंगे रोमर। हालांकि एक बार छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ, एक छोटी सा वाक्यांश है जो रोमर से के प्रकाश की गति मापने से संबंधित है। थोड़ा सा समझिएगा। रोमर एक बार प्रकाश की गति मापने के लिए क्या किए कि एक पर्वत इधर था, एक पर्वत कई किलोमीटर की दूर पर था। वहाँ पर एक लालटेन जलवाते हैं एक व्यक्ति से और खुद इस पर्वत पे खड़े हो जाते हैं। वो देखना चाहते हैं कि इस पर्वत पे जलता हुआ रोशनी इस पर्वत पर आने में कितना समय लेता है। अपने घड़ी के हिसाब से वो तय करते हैं, उसी हिसाब से बताते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी है। लेकिन प्रकाश की चाल इतनी ज़्यादा है, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। अब एक पर्वत से दूसरे पर्वत दूरी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी ही होगी। ये इतनी जल्दी पकड़ ही नहीं पाते। तब इन्होंने जो पता किया था वो उन्होंने बृहस्पति ग्रह है उसके उपग्रहों की गति से पता किया था प्रकाश की गति को। हालांकि पृथ्वी पर नहीं पता कर पाए थे। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत बार सुने होंगे ये वाला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? पटेला, स्टेपेज, टीबिया, फीमर।
चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, स्टेपीज हमारे कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती है एक तरफ, दोनों कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। उसमें स्टेपीज हड्डी सबसे छोटी होती है और शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की होती है, जो जांघ में पाई जाती है, याद रखिएगा। पटेला घुटने में मिलती है। टीबिया भी पैर और हाथ दोनों जगह पर मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है, स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आपका कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कार्निया, आईलिड। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, आइरिस ही आँख के रंग का निर्धारण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण, भंजन। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, वाष्पीकरण। समुद्र का पानी खारा होता है, जब उसको भाप बनाते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, तो पानी उसमें से उड़ जाता है भाप बनकर, तो जो बचा रह जाता है वो नमक होता है। तो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए और आंसर लगाइए। कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवक, शैवाल, विषाणु, जीवाणु। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर आंसर पहला सही है, कवक। कवक की वजह से लाल सड़न रोग गन्ने में लगता है, आप देखे होंगे। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको कम से कम 70%, मतलब कम से कम 21 से 22 क्वेश्चन सही करने हैं। इतना हो रहा है तो तैयारी आपकी बेस्ट मानी जाएगी। तो कितना आया जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।